Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Students, I Parveen Madam start with you the history chapter 4, the age of industrialization. Student, in this chapter we are going to discuss the contrast of two different worlds. One is the colonizer who colonized the different countries, and second the colonial country such as India. Ki how in two different worlds the industries came up, and what was the mode of production and the way of economic activities before the industrialization came up. कि औद्योगिकरण के आने से पहले विश्व के जो हमारे दो अलग अलग भूभाग हैं, जिसको एक हम कह सकते हैं उपनिवेश और दूसरे उपनिवेश। औपनिवेशक देश ब्रिटेन और भारत, दोनों की हम तुलनात्मक इसके अंदर स्टडी करेंगे कि किस तरह से उद्योगों का शुरुआत ब्रिटेन में हुआ और किन कारणों से वहाँ मतलब कि क्या बदलाव हुए और क्या वहाँ के लोगों के वर्कर्स और सोसाइटी पर इम्पैक्ट हुआ। और भारत जो कि एक गुलाम देश, एक उपनिवेश था, वहाँ उद्योगों की शुरुआत किस प्रकार आरंभ हुई और यहाँ के लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द बेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, न्यू इन्वेंशंस हुई, अर्बनाइजेशन हुआ, सोसाइटीज़ डेवलप हुई। आज जो हमारी मॉडर्न डेवलप जो सोसाइटीज़ हैं, सो वी आर गोइंग टू अ पास्ट, ट्रेवलिंग टू आवर पास्ट, मीन near about 17th century. So here student, you have seen the picture, the image of figure 1 of this chapter, the dawn of the century you have seen here. तो आपको लगेगा कि ये क्या है। स्टूडेंट, दिस इज़ द कवर पेज ऑफ अ म्यूज़िक कंपनी। द पब्लिशर ऑफ दिस बुक इज़ E.T. पॉल, जो उन्होंने इसको पब्लिश किया था। ये एग्जैक्ट आज से 120 साल पुराना एक बुक का कवर पेज है, जिसने उस वक्त ये घोषणा की थी कि नाउ द इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड हैज़ बीन इवॉल्व, और मशीनीकरण आरंभ हो चुका है, मशीनों की दुनिया शुरुआत हो चुकी है। ये एक तरह की घोषणा हम कह सकते हैं कि इस म्यूज़िक कंपनी ने अपनी जो म्यूज़िक बुक थी उसके कवर पेज पर क्या किया, ये कवर पेज दिया। तो आप देखते हैं कि जो ये एंजल है, इसके जो टियारा है उसके पर आपको बल्ब नज़र आएगा, पीछे आपको मशीन, ट्रेन, कैमरा, पीछे रेल नज़र आएगी। जो ट्रेन आप देख रहे हैं, नीचे कोच गाड़ी है, इधर से बिल्डिंग्स हैं, और नीचे आप देखेंगे कि जो ये हमारा एंजल है, ये एक टायर के ऊपर पंख लगे हुए उड़ रहा है। मीन टाइम, टायर जो वो सिंबलाइज कर रहा है किसको, टाइम को। कि अब ये चैप्टर में जो ये मोटिवेट, ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि किस तरह से लोगों ने मशीनों के आरंभ को देखा। इसके बाद हम फिगर 2 भी करेंगे। तो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, you have seen the new words Orient. What is Orient? Orient एक्चुअली अगर आप अपने भारतीय दर्शन में देखेंगे, हमारे अध्यात्म में देखेंगे, तो आपको देखेगा प्राच्य दिशा, वो एग्जैक्ट वो डायरेक्शन जहाँ से सूर्य है वो देवता प्रकट होते हैं, उसको हम प्राच्य दिशा कहते हैं। तो हम पूर्वी जो देश हैं उनको ओरिएंट कंट्रीज़ कहा जाता है। हमारी जो विचारधारा है वो ओरिएंटलिस्ट कहला जाती है, प्राच्यवादी। चूँकि हम लोग रिश्तों के अंदर, आध्यात्म के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं, पुरानी परंपराओं को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न व्यू पॉइंट से हम लोगों को ट्रेडिशनल, मिस्टीरियस ये सब कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो है वो वेस्ट का सिंबल है। ओके, सो ये हम आगे टर्म हमारे को मिलेगी तो हम यहाँ इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century.
कि 1900 में एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर से E.T. पॉल, उन्होंने एक म्यूज़िक बुक बनाई जिसके कवर पेज को उन्होंने दिया जो हेडिंग की द डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि शताब्दी का शुभारंभ, सुबह उषा काल, मीन कि अब नई शताब्दी आ रही है जो कि मशीनों का युग होगा। As you can see from the illustration, the center of the picture is a goddess-like figure, the angel of progress. Underline this word. Bearing the flag of the new century, she is gently perched on a wheel with wings, symbolizing time. Underline the word symbolizing time. Her flight is taking her into the future. Floating about behind her are the signs of progress: railway, camera, machine, printing press and factories. I have already discussed this image with you. Now we are going to the continuing the second paragraph. This glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the page of the trade magazine over 100 years ago. 100 साल पहले करीब एक ट्रेड मैगजीन का कवर पेज छपा था, जो हमारी फिगर नंबर 2 है। हम उस पर कंटिन्यू करेंगे अभी आगे चलकर। इट शोज 2 मैजिशियंस, ऊपर अलादीन का इमेज है और नीचे एक मॉडर्न मैकेनिक है। द वन एट द टॉप इज़ अलादीन, अलादीन की स्टोरी और जादुई चिराग। आपने जो ये स्टोरी है सब बच्चों ने पढ़ी हुई है कि किस तरह से अलादीन ने जादुई चिराग के बल पर एक महल बनाया था और शहज़ादी से शादी की थी। फ्रॉम दी ओरिएंट, क्योंकि ये हमारी पूर्वी जो क्या है जो हमारी सभ्यता है उसकी कहानी है, तो ये पुरातनवादी सोच का प्रतीक है। हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस विद हिज मैजिक लैम्प। The one at the bottom is the modern mechanic who with his modern tools waves a new magic, build bridge, ships, towers and high-rise buildings. एक आपको अलादीन दिखाया गया नीचे इमेज में देखिए, दूसरा ये मॉडर्न मैकेनिक है। अलादीन ने अपने जादू के बल पर एक विशाल महल बनाया और आज का जो वेस्ट, अलादीन किसको सिंबलाइज कर रहा है? ओरिएंटल वर्ल्ड को, हमारे पूर्वी देशों को, जो अभी भी उस ड्यूरेशन में जब वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था तो हम अभी यहाँ पर पुरानी ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जी रहे थे। तो हमारी पुरातन उसको कल्चर को इन्होंने दिखाया। और वेस्टर्नाइजेशन जो मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा है तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो देखिए टावरिंग बिल्डिंग्स, आईफिल टावर नज़र आएगा आपको, ये बड़ा ब्रिज नज़र आएगा, शिप नज़र आएगा, जो ट्रेन के गाटर्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। उसके हाथ में एक मशीन है कि जो वेस्टर्न के जो जादूगर हैं वो कौन है? मॉडर्न मैकेनिक, जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर वहाँ की दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया है कि नाउ इट इज़ द गोइंग टू द स्टार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड। Aladdin is shown here as representing the East and the past, and the mechanics stand for the West and modernity. Underline these two words: East and the past, West and modernity. These are the 1 marks answer of any question. You can. It is also important for NTSC also. So underline another word. Next paragraph. The images offer us a different account of the modern world. कि ये जो इमेजेस हैं ये हमें दिखा रही हैं कि आधुनिक विश्व की जो एक विशेष, जो आप कह सकते हैं अचीवमेंट। विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशंस, मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्टीम शिप्स। कि अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं तो जो आधुनिक विश्व है वो आगे बढ़ता जा रहा है तकनीकी बदलावों के कारण, आविष्कारों के कारण। मशीनें, फैक्ट्रियाँ, रेलवे, भाप के जो जहाज़ हैं, आपने देखा होगा पहले जो पुरानी मूवीज़ देखते होंगे 70-60 की, उसमें बड़े बड़े शिप्स हैं और जिनको कि जो स्लेव्स हैं वो सेल करते थे। लेकिन स्टीम शिप आने से आपने देखा है कि जो एक नया ही बदलाव आया और दुनिया बहुत छोटी हो गई। अब आप बड़े बड़े ओशन को क्रॉस करके किसी भी कॉन्टिनेंट में रीच कर सकते हो, बहुत किसी भी कि आपकी एक्सेस वहाँ हो सकती है और जल्दी ही आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम सिंपली अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। तो वही एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन विद यू कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो एक्चुअल में विकास की कहानी है कि किस तरह से मानव सभ्यता ने विकास किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो मैक्सिमम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन्वॉल्व थे प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में। तो यहाँ से हमारा इकोनॉमिक सेक्टर जो चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी,
वो भी कनेक्टेड हो जाता है कि किस तरह से हम लोग जो मानव सभ्यता है वो प्राइमरी सेक्टर से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की ओर आ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी। अब थोड़ा सा चैप्टर से हट के बात करूँगी। तो आज आप क्या देखते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। हमारा बेंगलोर है, नोएडा है, गुड़गांव है, हैदराबाद है, मोहाली है, एक से पूना है, एक से एक शहर में आप सॉफ्टवेयर कंपनीज देखेंगे, इंजीनियर देखेंगे, खूब डेवलपमेंट हो रही है, खूब पैसा कमाया जा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू अचीविंग द प्रोग्रेस इन टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर जिस भी कंट्री में इंपॉर्टेंट होता है वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग की ओर बढ़ रहा होता है। सो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलप स्टेज। धीरे धीरे हम डेवलप स्टेज को अटेन कर लेंगे। तो ये उसी की शुरुआत है, उसी का पास्ट है, उसी की कहानी है। These images, come to the third paragraph, these images and associations have now become part of the popular imaginations। कि उस वक्त जो ये चित्र थे, लोगों की जो सोच है उसका सिंबल बन चुके थे। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी? बिल्कुल, हमें लगता है कि जो औद्योगिकरण का जो टाइम था वो एक तरह से देखा जाए तो विकास और आधुनिकीकरण का दौर था, सब चीज़ें बदल रही थी। डू यू नॉट थिंक दैट स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस इज़ अ साइन ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट? यस, ये सभी चीज़ें समाज को विकास की ओर लेकर जा रही थी। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चन। हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड? We are studying these concepts in this chapter. And how do we relate to these ideas? This chapter explains this us. Is industrialization always based on rapid technological development? This chapter give the answer of this concept कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली होना है या समाज ने धीरे धीरे इन बदलावों को एक्सेप्ट किया। जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे हमारे इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमको मिलता चला जाएगा। कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कॉन्टिन्यूअल मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क? व्हाट हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन टू पीपल लाइफ्स? कि उद्योगीकरण हुआ तो उसका लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा? To answer such question we need to turn to the history of industrialization, and this chapter gives the answer of these questions. In this chapter we will look at the history by focusing first on Britain, the first industrial nation, then India where the pattern of industrial change have conditioned by colonial rule. As I already discussed with you कि हम एक comparative study करेंगे कि वो country जहाँ सबसे पहले मैकेनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और फिर भारत जो कि एक गुलाम देश है जहाँ बहुत बाद में आधुनिकीकरण हुआ, मशीनीकरण आया, औद्योगिकरण हुआ। तो उन दोनों में परिस्थितियों में क्या बदलाव था, किस पैटर्न पर वो बदलाव हुए, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूल नंबर 1 बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Just because we are reading the past travelogue of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हम कहीं ना कहीं ये तो जानेंगे ना कि जो औद्योगिकरण शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था। कि शुरुआत तो होगी, चलो हम ये कहते हैं कि 1700 में 50 में मिड में स्टार्ट हो गया, बट उससे पहले भी तो ट्रेड चल रहा था ना, वो क्या दौर था? दिस वाज द फेस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो द न्यू वर्ड्स मीन किसी भी चीज़ का आदिकाल। आदिकाल का मतलब आरंभ काल, कि सबसे पहले। तो जो ये हमारा पुराना इकोनॉमिक सिस्टम था जिसके अंदर जो व्यापार चल रहा था, जिसके अंदर प्रोडक्शंस हो रहा था, बिजनेस हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, कॉमर्स हो रहा था, वो उस दौरान किस तरह से काम चल रहा था, ये हम इस चैप्टर, इस पैराग्राफ के अंदर, इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। और जब बदलाव आया तो किस तरह से आया। So student, let us start the reading of this first module. All of too often
associate industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to factory production. When we talk of industrial workers, we mean factory workers. Historians of industrializations very often begin with the setting up of the first factories. But there is a problem with such ideas. Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as a proto industrialization. So, student, here you get the meaning of proto industrialization. It was the earlier phase of production in which production was not done in the factory, or it was done by the farm laborers or families in their houses और in their countryside areas. तो इसी को अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि हमें लगता है कि जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो फैक्ट्रियों की शुरुआत, लेकिन हमें ये बिल्कुल सोचना होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई, उद्योगों की शुरुआत हुई, तो उससे पहले भी तो व्यापार चलता था। तो वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ में नहीं हो रही थी, ये घरों में हो रही थी, ये खेतों में हो रही थी, लोगों के फार्म हाउसेस में हो रही थी, दूर दराज के गाँव में हो रही थी। और इसी ड्यूरेशन को कहा जाता है आदि उद्योगीकरण। नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ। और ये चीज़ें शुरुआत कैसे हुई, अब इस पैराग्राफ के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ये फेज़ है वो किस चीज़ ने मजबूर किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। व्हाट वाज हैपन in the 17th and 18th century, merchants from towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. कि 17th और 18th सेंचुरीज़ मीन 1600 और 1700 की ड्यूरेशन में जो व्यापारी हैं, जो शहरों में प्रोडक्शन करवा रहे थे, वो धीरे धीरे गांव की तरफ जाने लग गए। वो वहाँ किसानों को, कारीगरों को पैसा देते थे, उनसे चीज़ों मनचाही जो वस्तु है वो बनवाते थे और उसको इंटरनेशनल व्यापार के लिए आगे भेज देते थे। कारण क्या था कि एक तो जब स्टीम इंजन आता है तो धीरे धीरे कुछ मतलब कि ट्रेड हो रहा है अमेरिका अफ्रीका के बीच में, और कोलोनाइजेशन पीरियड वो चल रहा है, तो ये डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जो कोलोनाइज़र थी, इनको अपना प्रोडक्शन मटेरियल है वो वहाँ सेल करना है, तो डिमांड तो बढ़ेगी। फिर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, फिर जैसे जैसे नई कॉलोनी बढ़ रही है तो उधर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इट मीन्स दे हैव टू इंक्रीज़ देयर प्रोडक्शन। बट वो गांव में क्यों गए, उन्होंने शहरों में ही अपनी नई कोई यूनिट्स क्यों नहीं लगाई? देयर वाज अ रीज़न। नाउ यू गेट दिस आंसर। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. Underline this line. This is also important for NTSC also. कि अर्बन जो हमारी शहरी जो कारीगर और व्यापारिक गिल्ड्स मीन यूनियन जो थी ना, वो बड़ी शक्तिशाली थी। क्यों? तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये गिल्ड्स क्या थी, ये यूनियन क्या थी। These were associations of producers that trained craft people, maintained control over production, regulated competition and prices, and restrict the entry of new people into the trade. So here you get another question answer. What were the trade guilds and what they did? Trade guilds क्या थी, वो क्या करती थी? कि ये निर्माताओं की क्या थी, एसोसिएशन थी, यानी कि संगठन थे जो कि कारीगरों को ट्रेनिंग देते थे, प्रोडक्शन के ऊपर नियंत्रण करते थे, कंपटीशन और कीमतें निर्धारित करते थे, और किसी भी नए व्यक्ति को उस व्यापार में आने से रोकते थे ताकि इनकी मोनोपोली बनी रहे। और उसके लिए ये क्या करते थे? रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मोनोपोली का मतलब होता है बेटे एक अधिकार, कि राजा थे या शासक जो लोग थे, उन्होंने विभिन्न जो व्यापारिक यूनियन थी उनको एकाधिकार दे रखा था एक पर्टिकुलर चीज़ का उत्पादन करने का।
It was therefore difficult for the new merchants to set up business in towns. तो ये मुश्किल था कि वो शहरों में कोई नया व्यापारी आके कोई नया उत्पादन शुरू करे. So they turned towards the countryside. So in this paragraph you again got a most important question of this chapter जो अक्सर बोर्ड में आता है. Why the merchants in 17th and 18th centuries turned toward the countryside? This is the answer. उसमें से आप जो गिल्ड्स की डेफिनेशन है उसको निकाल देंगे. Then in the countryside poor peasants and artisans began working for merchants. अब ये लोग गांव में गए तो वहाँ लोगों ने खुल्लम खुल्ला स्वीकार किया कि आइए हम आपके लिए काम करते हैं. Why? As you have seen in the textbook last year, this was the time when open fields were disappearing and commons were become enclosed. Commons mean पंचायती ज़मीन, खाली गांव की बेकार पड़ी ज़मीन. कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो जो किसान लोग थे लैंडलॉर्ड से उनको लग रहा था कि उनको अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है. तो मेथडोलॉजी चेंज करने की बजाय उन्होंने क्या किया, गांव की इंच इंच ज़मीन को नाप दिया और बाड़ाबंदी कर दी. और आप गांव के जो बेकार जो बेचारे कारीगर लोग थे, लैंडलेस पीजेंट थे, जो दूसरों के खेतों पे मजदूरी करते थे या जिनको जब नहीं मिलती थी तो गांव की वेस्टलैंड पर जो पेड़ हैं उनके फल खा लिए, भेड़ बकरियां चरा ली और किसी से दूध वगैरह से अपना गुजारा कर लिया. अब वो लाइफ उनके लिए मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि खाली वेस्ट गांव की पंचायती ज़मीन है जो कॉमन है वो तो ख़त्म होती जा रही थी. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival gathered their firewood, berries, vegetables, hay and straw had now to look for the alternative source of income. अब अपने यहाँ हरियाणा में, पंजाब में, सराउंडिंग विलेजेस में देखोगे कि गांव जो औरतें होती हैं गांव की वो घूमती रहती हैं खेतों में, लकड़ियाँ चुनती हैं, फिर उससे शाम को चूल्हे पे रोटी बनती है. फिर वो जंगल में कोई पेड़ के ऊपर बेल वेल चढ़ रही है तो बेर लगा हुआ है या कचरियाँ लगी हुई हैं, कुछ घी या तोरी कुछ लगी हुई है, वो उसको तोड़ लेती हैं. फिर जो रास्ते में घास है उसको काट लेती हैं अपनी भैंसों के लिए चारा, ताकि जो बकरियां उनकी कुछ खा लें और वो दूध वगैरह बेच के अपना गुजारा कर लें. सेम यही लाइफ वहीं भी थी. तो अब ये सब विलेज कॉमन ख़त्म हो गया तो उनको तो अब दूसरा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए. Many had tiny plots for land which could not provide work for all the member of the household. छोटे मोटे खेत थे तो उससे तो पेट मुश्किल से भरता था, सबकी रोजी रोटी कैसे चलेगी. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasant households eagerly agreed. As you have seen in the picture, क्या दिख रहा है, बच्चा भी काम कर रहा है, बूढ़ी भी काम कर रही है, लेडी भी काम कर रही है. Spinning in the 18th century, you can see each member of the family involved in the production of yarn. It means पूरा परिवार लगा हुआ है. You can fully use the human resource of the family. ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि फैक्ट्री में काम करने जाएगा तो एक ही बंदा जाएगा ना. अब सब मदद कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होगा. बट सी केयरफुली कि ये जो चरखा है इससे एक बार में एक ही क्या बनेगी, तकलीफ़ें एक ही, कुकड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो स्पिंडल है वो एक ही निकलेगी. आगे चलकर ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पेज. By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. कि अब गांव में किसान गांव में ही रहकर अपने खेती बाड़ी भी कर सकते हैं छोटा मोटा और पैसे भी एक्स्ट्रा कमा सकते हैं. That's why they were ready to work. Income from industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. खेती से जो उनकी इनकम कम होती आ रही थी क्योंकि खेत कम होते जा रहे थे, कॉमन लैंड कम होती जा रही थी, तो बेचारों की आमदनी कम होती जा रही थी, रोज़गार चलाना यानी कि जीविका चलाना मुश्किल हो रहा था. सो इट वाज अलाउड देम अ फुलर यूज़ ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज. पूरे परिवार का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका तो यूज़ हो ही रहा है, उनकी इनकम को भी सप्लीमेंट मिल रहा है यानी कि उनको सपोर्ट मिल रही है. सो इट्स मीन within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in town, but the work was done mostly in the countryside. कि शहरी व्यापारी कहाँ है, शहरों में, काम कहाँ हो रहा है, गांव में. A machine clothier in England purchased wool from a wool stapler. Stapler होता है जो ऊन उतारता है.
एंड कैरी टू द स्पिनर्स, और उसको ले जाएगा काटने वाले के पास। दैट वॉज फन देन टू बी सब्सिक्वेंट स्टेजेस टू प्रोडक्शन टू द वीवर्स। फुलर्स देन टू डायर्स, फुलर क्या करेगा, जो कपड़ा बनता है उसको तय करेगा, डायर उसको रंगेगा। द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन, और कपड़े की जो फिनिशिंग होगी वो कहाँ होगी, लंदन में। बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, कंट्री साइड में, उसका फिनिशिंग कहाँ हो रही है, मेन शहर के अंदर। तो ना हो तो लंदन एंड द मेन अदर सिटीज केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर, कि शहरों में अब फिनिशिंग होने लगी, प्रोडक्शन विलेजेस में हो रही थी। हेयर यू हैव सीन सम न्यू वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। These are the features of proto-industrial system. It is also a 1 marks question. What are the features of proto-industrial system? The proto-industrial system was the sub-part of network of commercial exchanges. It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories. At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. This meant that each clothier were control hundreds of workers, क्योंकि अलग अलग गांव में वो अलग अलग लोगों को काम दे रहा है. So there is one limitation of this industrial system. The quality was not controlled by the merchants. कि प्रोडक्शन जो विलेजर्स कर रहे हैं वो अपना पैटर्न ले रहे हैं, अपना स्टाइल बना रहे हैं, तो वेरिएशंस तो आएगी उसके अंदर. नाउ दिस वाज द, धीरे धीरे वो टाइम आता है जब फैक्ट्रियाँ नज़र आने लगी. इसकी शुरुआत कैसे हुई? बिफोर डिस्कसिंग दिस पैराग्राफ आई विल टेल यू समथिंग. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फ्लो चार्ट आल्सो. न्यूकोमैन, थॉमस न्यूकोमैन ने 1712 में एक भाप का इंजन बनाया था, जो पिस्टन, भाप बनती है और पिस्टन से वो वर्किंग करता है. तो जेम्स वॉट ने उसी को ही इम्प्रूव किया और 1781 में उसको क्या करवाया, पेटेंट भी कराया. तो उसके साथ साथ एक नई इन्वेंशन और हुई थी, जेम्स हरग्रीव्स. उन्होंने 1764 में एक स्पिनिंग जेनी यानी कि एक चरखा बनाया था, जिसमें चरखे का पहिया तो चलेगा एक, लेकिन जो उसमें तकली है ना लोहे की, वो जो तार होती है जिस पे वो स्पिंडल घूमती है, वो आएंगी मोर देन 40. इट्स मीन एक व्यक्ति चरखा काटेगा तो एक साथ में एक वो स्पिंडल नहीं बनेगी, मोर देन 30-40 बनेंगी. तो उसने 30-40 बंदों का काम रिड्यूस कर दिया. तो यहीं से आइडिया लिया और रिचर्ड आर्कराइट ने फर्स्ट कॉटन मिल है, वो डर्बीशायर, इंग्लैंड का शहर है, वहाँ इस्टेब्लिश की. और वो चली थी वाटर, जो आपका पंप होता है उससे, तो वाटर मोटर का आ जाता था, जिसको हम पंचक्की बोलते हैं, उस तरह से उन्होंने उसको स्टार्ट किया था. लेकिन आइडिया कुछ कुछ वहीं से लिया. और उन्होंने हरग्रीव्स की जो स्पिनिंग जेनी है, उन्होंने उस चरखे का नाम रखा था जेम्स हरग्रीव्स ने, उसने उसको यूटिलाइज़ किया. और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, तो जो रिचर्ड आर्कराइट है उसने अपनी फैक्ट्रीज़ में इन सब चीज़ों को शुरू कर दिया. और धीरे धीरे लोगों ने उसको देखा कि किस तरह से ये कपड़े का प्रोडक्शन कर रहा है मशीनों के बल पर, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो दूसरी फैक्ट्रीज भी सेटअप होती चली गई. तो हेयर यू गेट अनदर एंटी-यूसी क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड? Richard Arkwright. So now come to the next paragraph, the coming of the factories. The earlier factories in England came up by the 1730, but it was only the late 18th century that the number of factories multiplied. कि 1730 के आसपास छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन ये एक्चुअल में शुरुआत जो हुई थी ये 50 के बाद ही. द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू ईरा वाज कॉटन. मीन जो मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जिसमें मशीनें पहली बार आई, फैक्ट्री बनी, वो था कॉटन इंडस्ट्री. इट प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी. इन 1760 ब्रिटेन वाज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री. ये कच्चा माल खरीदते थे 2.5 मिलियन. बाय 1787 दिस इम्पोर्ट सो टू 22 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 10 गुना बढ़ गया. सोड मीन बढ़ना.
This increase was linked to the number of changes within the process of production. Let us look briefly. Some of these I have already discussed it with you. A series of inventions in 18th century increased the efficiency of each step of the production process. Carding, twisting, spinning and rolling. छोटी छोटी inventions हो रही थी इसके अंदर. They enhance the output per worker, enabling each worker to produce more, and that made possible the production of stronger threads and yarn. धागा अच्छा बन रहा था और spinning ज़्यादा हो रही थी. Then Richard Arkwright created the cotton mill. I have discussed with you. Till this time, you have seen cloth production was spread all over the countryside and carried out within village household. But now, the costly new machine could be purchased, set up and maintained in the mill. Student, before I starting the another line, you can see the image of figure 4, the Lancashire cotton mill painted by C.E. Turner. ये क्या है? ये पिक्चर दिखा रही है कि जो फैक्ट्रियां हैं जब उसमें काम होता है शाम को लाइटें वाइटें जलती हैं. देखो बाहर धुआं कितना है क्योंकि भाप के इंजन काफ़ी चलती थी ना मशीनें. तो आपको पता है कोयले से क्या होगा, पानी गर्म किया जाएगा, भाप बनेगी, पिस्टन चलेंगे और मशीनें चलेगी. तो भले ही सारा लैंडस्केप धुएं से भरा है लेकिन ये दिखा रहे हैं आर्टिस्ट क्या कह रहा है, सीन थ्रू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर दैट मेक लंकाशायर द बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी इन द वर्ल्ड. अ ह्यूज कॉटन मिल एग्लो विद इलेक्ट्रिसिटी इन द ट्वाइलाइट. कैसे चमक रही है वो बिल्डिंग, मतलब कि उन्हें धुएं के अंदर भी इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बड़ी सुंदर लग रही है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. विद इन द मिल all the processes were brought together under one roof and the management. This is the feature of industrialization कि अब सारी की सारी एक्टिविटी एक छत के अंदर एक मैनेजमेंट, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल होने लग गई. यानी कि जो लिमिटेशन थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो ख़त्म होती चली गई. दिस अलाउड मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, अ वॉच ओवर क्वालिटी एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. In the early 19th century, factories increasingly become an intimate part of the English landscape. और जैसे जैसे हम 1800 के बाद बढ़ते चले गए तो हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की जो भूमि है वो विभिन्न शहर वो फैक्ट्रियों से लदे वदे नज़र आने लग गए. सो विजिबल were the imposing new mills, so magical seemed to be power of new technology that contemporaries were dazzled. उस वक्त जो समकालीन लोग थे वो इन मशीनों को, इन तरक्कियों को देखकर बहुत ही अचंभित थे. लेकिन they concentrated their attention on the mills. यहाँ हमारे हिस्टोरियन कहते हैं कि उन लोगों का ध्यान तो उन मिलों की ओर था, बट दे फॉरगेटिंग द बाइलेंस, लेकिन वो गलियों को भूल गए, एंड द वर्कशॉप्स, उनका छोटे छोटे कारखानों को, वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड, कि भले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था लेकिन गलियों में और छोटे छोटे कारखानों में प्रोडक्शन अभी चालू थी. यू कैन सी द अनदर इमेज ऑफ मैनचेस्टर. मैनचेस्टर मैंने बताया था नॉर्थ इंग्लैंड का एक क्या है, छोटा सा शहर है जो कि इंडस्ट्रियल टाउन है. Now student, you can see that industrial Manchester in figure 5 by M. Jackson. Chimneys blowing smoke came to characterize the industrial landscape. कि इंग्लैंड का जो भू परिदृश्य है वो इस तरह की फैक्ट्रियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था और आसमान धुएं से भरा. स्टूडेंट, नाउ कम टू द टॉपिक द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. मीन हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. उद्योगीकरण की जो गति है वो किस प्रकार की थी. डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री. क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या फैक्ट्री इंडस्ट्री की ग्रोथ थी, कोई इन्वेंशन या जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा था, या एकदम से सभी उद्योगों ने मशीनों को अपना लिया था, ये हम डिस्कस करेंगे. सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन मेटल्स. कि सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री में और उसके बाद मेटल इंडस्ट्री में उद्योगीकरण आया, मशीनों का यूज़ हुआ. Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840s. After that, the iron and steel industry led the way.
With the expansion of railway in England in 1840 and the colonies from 1860, the demand for iron and steel increased rapidly. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth rupees 77 pound million, double the value of its cotton export. आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कॉटन एक्सपोर्ट है उसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती गई कॉटन के बाद मेटल इंडस्ट्री में। तो आप ये तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज, अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है कि व्हाट इज़ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इन ब्रिटेन। तो फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो नए उद्योग आए तो उन्होंने पुराने परंपरागत उद्योगों को एक तरफ नहीं किया। Even at the end of 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in the technological advanced industrial sector. केवल 20% जो श्रमिक थे वही मशीनों पर काम कर रहे थे। टेक्सटाइल वॉज द डायनामिक सेक्टर, की कपड़ा उद्योग है वो एक ऐसा सेक्टर था जहाँ एक लार्ज पोर्शन जो था आउटपुट जो प्रोडक्शन हो रहा था दैट वाज नॉट विद इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद डोमेस्टिक यूनिट्स, कि वहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री में तो बन ही रहा है लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन घरों के अंदर डोमेस्टिक यूनिट्स में भी हो रही है, जैसे कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो रहा था। द थर्ड, द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री बट डिड दे रिमेन एंटायरली स्टेगनेंट अदर, कि जो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा था ये केवल मेटल इंडस्ट्री में ही हो रहा था या कॉटन इंडस्ट्री में हो रहा था या किसी दूसरी इंडस्ट्री जो थी उनमें भी हो रहा था। तो here is the answer. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of the growth in many non-mechanized sector. कि कुछ ऐसे उद्योग भी थे जहाँ मशीनें तो नहीं इस्तेमाल हुई लेकिन वहाँ छोटे मोटे बदलाव और आविष्कार जरूर हुए, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, बिल्डिंग है, पॉटरी है, ग्लास वर्क है, टैनिंग है, फर्नीचर मेकिंग है एंड द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। अब फूड प्रोसेसिंग में क्या जाता है, अचार बनाना, पापड़ बनाना या मीट जो कच्चा पैकिंग करना, ये सब चीज़ें। कंस्ट्रक्शन आ जाता है बिल्डिंग के अंदर, पॉटरी के अंदर आपको पता है बर्तन बनाना, ग्लास वर्क शीशे की जो सीनरी जो लैंप्स वगैरह बनते थे या जो आर्टिकल्स बनता था। टैनिंग का मतलब होता है चमड़े को खींचकर बैग और जूते बनाने के लायक बनाना, चमड़े की खिंचाई। फर्नीचर मेकिंग या जो भी है उसके अंदर इम्प्लीमेंट्स यानी कि टूल्स जो थे उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया। फोर्थ ये था कि टेक्नोलॉजिकली चेंज अकर स्लोली। क्यों? क्योंकि ये एक समाज में नया बदलाव था। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। अंडरलाइन दिस लाइन, कि जो नई टेक्नोलॉजी थी वो महंगी थी, व्यापारी और जो उद्योगपति थे वो बड़े सोच समझ के इसको देख रहे थे। द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली। अंडरलाइन ऑल्सो दिस लाइन। They were not as effective as their inventors and manufacturer claim. वो इतनी बेहतरीन नहीं थी काम करने में जैसे कि मैन्युफैक्चर दिखाते थे। तो इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल से, जेम्स वॉट के स्टीम इंजन के साथ में, कि किस तरह से जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, उसने आविष्कार किया और उसके दोस्त ने उसको प्रोड्यूस किया और शुरुआत के कुछ सालों में ख़रीदार ही नहीं मिला और उसके बाद वो स्टीम इंजन स्टार्ट भी हुए तो बहुत ही स्लो प्रोसेस रही। तो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वाट improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. I have already discussed in the previous paragraph. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model but 4 years he could not find no buyers. उसको कोई खरीदार ही नहीं मिला। At the beginning of the 19th century यानी कि 1910 1920 there were beginning of the 19th century 1820 1810 15 such also there was no more than 321 steam engines all over England. Of these 80 were in cotton industries, 9 in wool industries and rest in the mining, canal works and iron works.
कि बाकी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था. स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी. यानी कि 18वीं सेंचुरी के एंड तक ही ये ज़्यादा अभी उद्योग में मशीन लग पाई. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of the labor manifold was slow to be accepted by the industrialists. कि उद्योगपतियों ने उसको एकदम से नहीं, धीरे धीरे ही स्वीकार किया. So this is the pace of industrialization. कि तीव्र गति से कुछ भी नहीं बदला. So now the last line is the most important question of this page. Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a mechanic operator but the traditional craft person in the labor. कि अब इतिहासकार मानने लग गए कि मिड 19th यानी कि 1850 के आसपास तक जो हमारे श्रमिक थे वो मशीन ऑपरेटर नहीं थे, वो हाथ से काम करने वाले मजदूर थे. क्योंकि 20% के अबाउट 30% के अबाउट ही मशीनों पर काम कर रहे थे. रेस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एंगेज्ड इन द मैनुअल वर्क. सी द स्पिनिंग फैक्ट्री, देखेंगे कि कितनी विशाल मशीनें हैं जो स्पिनिंग व्हील्स हैं, जो कताई और बुनाई का काम करती हैं. तो यू कैन सी हाउ जाइंट व्हील्स मूव्ड बाय स्टीम पावर कुड सेट इन द मोशन हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स टू मैन्युफैक्चर्स थ्रेड. तो इतना बड़ा पैसा लगाना और इसमें कुछ खराबी हो जाए तो आपको पता है फिर उद्योगपति के लिए उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है. तो हेयर स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट मॉड्यूल हैज़ बीन फिनिश्ड. नाउ वी आर continue our second module in the next part of the video, another video about my second part. If you like my video, you can subscribe it and view it. Thank you very much, and please make comment on it whether it is good for you or not. Thank you.